तो मान लीजिए हमारी पार्टी जो नहीं है, जयराम महतो की जो पार्टी नहीं है, तो उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी महिलाओं की भागीदारी कैसे कैसे रहेगी और आप कितने लोगों की भागीदारी। देखिए, टाइगर जयराम महतो के साथ बड़का गांव की विधायक महोदया भी पहुंची हुई थी। फोटो एक शायद वायरल हो रहा है, क्या कुछ उस फोटो के पीछे रहस्य? नहीं, फोटो का रहस्य मौका नहीं मिलता है। अभी लोकसभा में आपने देखा होगा कि लोकसभा में इतना कुछ होने के बावजूद भी आज लोग फिर भी आज जो कैंडिडेट जीते हुए उसके पास नहीं जाते हैं। आज जयराम महतो के पास लोग आ रहे हैं। मैं कल की ही बात बता रहा हूँ, कल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था और शायद जेपीएससी का कुछ समस्या हुई थी। तो जयराम महतो ने बस वही प्रयास किया कि जेएनयू में अपने झारखंड के दर्द को, अपने लोगों के दर्द को, अपने लोगों का पीड़ा को, अपना झारखंड में झेल रहे इस दंश को अपने छात्रों के बीच में और जेएनयू के छात्रों के बीच में रखा कि आप शायद झारखंड को नहीं जानते हो, क्योंकि वहाँ अलग अलग राज्य के भी लोग थे। तो उन्होंने यही कहा कि हमारा झारखंड की ये पीड़ा है, हमारा झारखंड का ये दर्द है कि हमारा। तो जोहार, नमस्कार। अभी हमें सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सामने देख सकते हैं इंडाल्को का बड़ा फैक्ट्री आपको नजर आ रहा होगा हमारे बैकग्राउंड में। और हमारे साथ बात करने के लिए जेबी केसेस के केंद्रीय प्रवक्ता राजू महतो, जो कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि टाइगर जयराम महतो 14 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में क्या कुछ होगा, तमाम चीजों को हम लोग जानेंगे। राजू महतो से कहा कि राजू महतो भी उनके साथ गए हुए थे, एक जेबी केसेस के केंद्र प्रवक्ता होने के नाते। तमाम चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ नई रणनीतियां हैं और क्या कुछ नई रणनीतियां बनाई गई जो दिल्ली गए हुए थे ये लोग। तमाम चीजों को जानेंगे। राजू दा, सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार उत्तम जी, और आपके चैनल के द्वारा सारे झारखंडियों को हम कतियानी जोहार करते हैं, लाल सलाम करते हैं। जैसा कि पिछले बार जब हमने आपका इंटरव्यू लिया था तो आपने कहा था कि 14 तारीख को हम लोग जयराम महतो समेत कुछ 4-5 साथी और दिल्ली जा रहे हैं, वहां पे मीटिंग वगैरह है और तमाम चीजों को लेकर। तो आपने कहा था तो आप लोग दिल्ली से जाके आ भी गए, क्या कुछ वहां पे हुआ? देखिए, हमने तो पहले भी कहा था कि इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी जो एक प्रिंसिपल पॉलिटिक्स पे एक रिसर्च कर रही है, काम कर रही है, और उन्हीं के द्वारा हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी को एक इनविटेशन मिला था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसमें नेशनल लेवल के लोग बैठे हुए थे। जिसमें मैं बताऊं कि जब हम वहाँ पे गए तो जब नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब दादा बैठे तो हम भी वहाँ पे थे उनके साथ में। तो कुछ चीज़ों पर जो चर्चा है वो वहाँ पे हमारे हमारे सामने जो जो लोग थे, मैं पहले उनकी चर्चा करूँ कि एक तो हमारे जेबीके से केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी थे ही, ऊपर से इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी के कुछ मतलब फाउंडर मेंबर्स भी थे, और साथ ही साथ हमारे साथ उस दिन उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अलग अलग पार्टी के पार्टी के स्पोक पर्सन्स भी थे, नेशनल स्पोक पर्सन्स भी थे, और कुछ छोटे पार्टियों के मतलब नेशनल प्रेसिडेंट भी थे। साथ ही साथ वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया के भी कुछ लोग थे जो लोग पॉलिटिक्स को देश विदेशों में रिसर्च करते हैं, जैसे जर्मनी में रिसर्च करते हैं, इटली में रिसर्च करते हैं, फ्रांस में रिसर्च करते हैं, अमेरिका में रिसर्च करते हैं, और इंडिया के पॉलिटिक्स को भी रिसर्च करते हैं। तो ऐसे तमाम लोग उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। इन सब चीज़ों पर कुछ मुख्य चीज़ों पर चर्चा किया गया कि आखिर देश की राजनीति में जैसे अभी विमेन एम्पावरमेंट बिल जो पास हुआ है, मतलब हालांकि पास नहीं हुआ, उसके लिए अभी चर्चा हो रही है, एक हद तक वो पास हुआ है। तो आगे जाके इस पे कैसे हमें एक राजनीति करनी चाहिए जहाँ पे विमेंस को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिल सकती है। जैसे अभी की राजनीति में आप देखते होंगे, चाहे जैसे कि हमारा पंचायत चुनाव में 33% विमेन रिजर्वेशन है, लेकिन उस पंचायत चुनाव में 33 रिजर्वेशन होने के बावजूद भी पुरुष प्रधान ही काम करते हैं। यदि महिला उसकी मुखिया बन गई, चाहे पंचायत समिति बनी, चाहे जिला परिषद बने, तो उनका कार्यभार कौन देखता है? पुरुष प्रधान ही देखते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम कब उठ के आगे आएंगे, क्योंकि यदि महिलाओं को उसका नेतृत्व ना मिले, जैसे महिलाएं जब सब कुछ कर सकती है, आज देश लेवल की आज देखिए देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का जो पद है, वहाँ पे हमारी महिला है। तो जब देश की सर्वोच्च पद पे भी महिला बैठी हुई है तो उनको उनका काम करने के लिए दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ये इंडियन पॉलिटिक्स में नीचे तबके पे जो देखा जाए तो नहीं होता है। तो उन सब चीज़ों पे चर्चाएं हुई कि सारे लोगों से एक विचार लिया गया कि आप अपनी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कैसे दे सकते हैं। तो सभी ने अपना अपना राय बताया कि अलग देशों में ऐसा होता है, हमारे देश में इस कारण से ऐसा होता है। इन सब चीज़ों पर बहुत गहन स्टडी हुई, मतलब रिसर्च किया गया, लोगों ने अपना अपना बात रखे, तो बहुत अच्छा चीज़ वहाँ निकल के सामने आया कि कुछ लोगों ने कहा कि यदि हम बर्लिन की बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, तो वहाँ पे समानता है, इक्वालिटी है, तो वहाँ पे महिलाएं भी पूर्ण रूप से 50% भागीदारी देती है। लेकिन हमारा इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं है, तो आखिर क्यों नहीं है? यदि हम अभी कहते हैं कि मान लीजिए मायावती जी का नाम लेते हैं, हम मान लीजिए हमारे पड़ोसी राज्य में जो टीएमसी के मुख्यमंत्री जी हैं, ममता बनर्जी की बात करते हैं, तो जब इनकी पार्टी खुद ये जब खुद पार्टी के प्रेसिडेंट है, तो इनकी पार्टियों में कम से महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं बढ़ रही है? तो मान लीजिए हमारी पार्टी जो नहीं है, जयराम महतो की जो पार्टी नहीं है, तो उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी महिलाओं की भागीदारी कैसे कैसे रहेगी और आप कितने लोगों को भागीदारी देंगे? तो इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई, और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष बखूबी झारखंड के मुद्दों को रखते हुए महिलाओं का मुद्दों को भी रखा। उन्होंने बिल्कुल कहा कि हमारा यदि जो हमें 3.5 लाख जो वोट मिले हैं, इसमें यदि हम देखा जाए तो 60% यदि पुरुष प्रधान लोगों ने वोट किया है, तो 40% हमारी महिलाएं भी थी, क्योंकि आप सारा रैलियों को देख सकते हैं, सारे भीड़ को देख सकते हैं, जहाँ पे महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल थी। हाँ, महिलाओं को हमने अभी तक उस तरह का नेतृत्व तो नहीं दिया है, लेकिन हाँ, एक चीज़ बिल्कुल था कि जयराम महतो की जब अरेस्टिंग
की बातें जब आई थी और जब वो मतलब अंडरग्राउंड हो चुके थे, तो उन्होंने 2 महिलाओं को बिल्कुल जगह दिया था। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास भी एक विज़न है कि हम महिलाओं को जगह देंगे। जहाँ-जहाँ पे हमारे महिला तैयार हैं, वैसी महिलाओं को बिल्कुल हम प्रमोट करेंगे। और चूँकि उन हमें हमारे लिए एक बातें उठी थी कि आपकी नई पार्टी है, तो आप कोशिश ये करो कि मान लीजिए 3.5 लाख लोगों आपको ने वोट किया, तो उसमें 50% महिलाएँ भी होनी चाहिए थी। तो जो महिलाएँ थी, उनको भी एक भागीदारिता कैसे मिलेगी? तो हम लोगों ने बिल्कुल प्लान किया। हम लोगों ने बाद में उस पे बैठ के रिसर्च भी किया, अपना गहन स्टडी भी किया कि सही बात है कि महिलाओं की जब मतलब राजनीति में पूर्ण रूप से भागीदारी में लेना चाहिए, तो महिलाओं को हमको रखना चाहिए। जैसे कि दादा ने बहुत अच्छा चीज़ कहा था कि सबसे बड़ा जो पीड़ा होता है, एक प्रसव का पीड़ा होता है और प्रवास का पीड़ा होता है। इस दोनों पीड़ा में महिलाएँ पीड़ित होती हैं। तो अगर यदि उनको राइट्स मिल जाए, तो शायद वो एक अच्छा बेहतर काम कर पाएँगे कि हमारा प्रवास का भी पलायन रुक सकता है और जो इस सब चीज़ों और पे एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ पाएगी। बिल्कुल, एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने बिल्कुल चर्चाएँ की थी। हालाँकि अभी हमारी पार्टी विधानसभा क्षेत्र पे जब आएगी, तो कुछ इस पे निर्णय हम लोग ज़रूर करेंगे। दूसरी बात है क्या हुआ कि जब इस राउंड टेबल में इन सब चीज़ों पे जो चर्चा किया जा रहा था, तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने जब अपनी बातें रखी, तो उन्होंने सीधे कह दिया मैं प्रिंसिपल पॉलिटिक्स पे बात करता हूँ। चाहे इसके लिए मैं पॉलिटिक्स में आ सकूँ, ना आ सकूँ, जैसे मैंने अभी लोकसभा जो लड़ाई लड़ा, इस लोकसभा में हम सैद्धांतिक रूप से हमने अपनी राजनीति पे काम किया है। हम पूर्ण रूप से लोगों के सहयोग से ही लोगों हम जनता के नेता हैं, हम जनता का नेता बन कर के आए हैं और हम जनता का नेता ही रहेंगे। भले ही हम सदन पे नहीं गए, लेकिन हमारी आवाज़ कल भी बुलंद थी, आज भी बुलंद है, कल भी बुलंद रहेगी। लेकिन हम सिद्धांतिक मतलब राजनीति पे ही काम करेंगे, प्रिंसिपल पॉलिटिक्स पे ही काम करेंगे और एज़ ए गुड लीडरशिप हम लोग काम करेंगे, एज़ ए गुड पॉलिटिशियंस काम करेंगे। क्योंकि हम लोग शैक्षणिक लोग हैं, शिक्षाविदित लोग हैं और हम लोग शिक्षा से लोगों को सबसे पहले इस आज जो नोटतंत्र की जो राजनीति चल रही है, इस लोकतंत्र में इसको हटाने का प्रयास करेंगे, चाहे हमको जनता जनादेश दे चाहे ना दे, लेकिन हमारी लड़ाई अपने मूल्यों की लड़ाई होगी, हमारी लड़ाई अपने सिद्धांत की लड़ाई होगी। इन सब चीज़ों पे वहाँ पे जब चर्चा हुई, क्योंकि वहाँ पे 22-23 लोग बैठे हुए थे, तो और 2 घंटा का समय था, तो इस 2 घंटा में बिल्कुल-सी बात है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सदन में भी 2 से 3 मिनट तक का ज जब समय दिया जाता है, वैसे ही 2 से 3 मिनट तक सबको समय दिया गया था। इस 2 से 3 मिनट में आपको अपनी बातें को उभार के रखना है। जो हमारे हमारे केंद्र से जयराम महतो जी ने इस 2 से 3 मिनट में ही अपने आप को इस तरह रिप्रेज़ेंट किया कि लोगों में एक चर्चा का विषय बन गया और लोगों में एक वाह-वाही का बिल्कुल संकेत मिला। तो इससे एक अनुभव हुआ कि एक नौजवान यदि कुछ चाह ले, ठान ले, तो बिल्कुल उसको कर सकता है। वहाँ पे जो भी लोग थे, उन्होंने हमारे केंद्र से जयराम महतो जी को अपनी मतलब आने वाला भविष्य का नेता के रूप में स्वीकार और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आज देश को आपके जैसे नेताओं की ज़रूरत है, जिसके अंदर मतलब निडर, निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से देश सेवा के लिए, जनता सेवा के लिए काम करने की भावना होनी चाहिए। क्योंकि आज के युवा छात्र क्या करते हैं, जब छात्र राजनीति में आते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि अगर यदि हमें छात्र राजनेता बन गया, कोई पार्टी का मैं विंग का यदि छात्र राजनेता बन गया, तो वो लोग छात्र राजनेता क्या करते हैं आजकल, यदि वो किसी तरह से उसका अध्यक्ष बना दिया गया, किसी तरह से उसको जगह दे दिया गया, ठीक है? तो आप उनकी आवाज़ होती है कि सर फलाना स्कूल का टेंडर मुझे ही मिलना चाहिए, फलाना स्कूल में एडमिशन भी मुझे मेरे 5 लोगों का एडमिशन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो जयराम महतो ने दिखाया कि हम छात्र राजनीति से आए, तो हमारा हक अधिकार का मांग तब भी वही था, आज भी, अगर हम कल सदन में भी उसी चीज़ की मांग करेंगे। हम अभी तक कहीं झुके नहीं हैं, क्योंकि बड़ी पार्टियों ने बिल्कुल हमें ऑफ़र करा था। अब बीजेपी जैसा हो गया, कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन हो गया, इन्होंने ऑफ़र किया था, लेकिन हमारे केंद्र अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम अपने मूल्यों की राजनीति करते हैं, हम अपने सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम आगे भी अपने सिद्धांत के लिए ही लड़ाई लड़ेंगे और हम जब जनता का सेवक है, तो हम जनता की आवाज़ सदन में पहुँचाने के लिए तब तक लड़ेंगे, जब तक हमको वो सेवा का भाव सेवा का मौका नहीं मिलता है। अभी लोकसभा में आपने देखा होगा कि लोकसभा में इतना कुछ होने के बावजूद भी आज लोग फिर भी आज जो कैंडिडेट जीते हुए उसके पास नहीं जाते हैं। आज जयराम महतो के पास लोग आ रहे हैं। मैं कल की ही बात बता रहा हूँ, कल हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था और शायद जेपीएससी का कुछ समस्या हुई थी और जेपीएससी के धरने पे, जेपीएससी बोर्ड पे कुछ 100 आदमी जैसे लोग, 100 आदमी स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट वहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भैया ऐसा-ऐसा बात है, देखिए ना हमारे साथ। और जो जब हमने एप्लीकेशन डाला था, तो एप्लीकेशन में कहीं पे जो ये कहीं नेशनल लेवल पे, कहीं नहीं, सिर्फ हमारे राज्य में इस तरह से 12 नंबर पॉइंट पे इस तरह से लिखा गया था, जिसको लोगों ने उतना पढ़ा नहीं, उतना ध्यान नहीं दिया, ये कभी होता ही नहीं था। इससे पहले भी हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, कभी होता नहीं था। लेकिन जब इस समस्या से हम लोग 100 लोग जूझ रहे हैं, हम लोग आज आवाज़ बन रहे हैं, तो ना मुख्यमंत्री हमारा बात सुनना चाह रहा है और ना ही तो हम लोग यहाँ पे जब बोर्ड के सामने बैठे, तो बोर्ड हमारी बात सुन रही है। उन्होंने कहा, बोर्ड उनसे कहती है कि क्या आपको पढ़ने लिखना नहीं आता है? तो उन्होंने सिंपल ये कहा कि ठीक है, बिल्कुल आपने जो पॉइंट वहाँ पे नोटिस किया था, वो पॉइंट हमारे से मिस्टेक हुआ, क्योंकि इससे पहले ये पॉइंट कभी लिखा नहीं गया था। एक होता है ना कि प्राइवेटाइज़ेशन और गवर्नमेंट्स और प्राइवेटाइज़ेशन में क्या अंतर हो सकता है? गवर्नमेंट नौकरियों को बंद करके प्राइवेटाइज़ेशन की नौकरी में आते हैं, तो नीचे में एक स्टिक मार्क देकर दिया जा सकता है कि अगर कभी भी आप इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट में, प्लांट के अगेंस्ट में या जॉब के अगेंस्ट में कभी भी कुछ भी आवाज़ उठाते हैं, तो आपकी नौकरी स्वतः डिसमिस कर दी जाएगी। इस तरह से डॉट स्टिक मार्क दिया जाता है। उसी प्रकार से जेपीएससी वाला में कुछ पॉइंट्स थे कि उन लोग उसको पढ़े नहीं। अब वो लोग हम लोग को कह रहे हैं कि एक बार जयराम दास से हम लोग मिलना चाहते हैं और इन सब चीज़ को अवगत। अरे भाई, आखिर जब देश की राजनीति जब अभी 4 जून को जब उसका रिजल्टेंट आ गया, तो जयराम दास से क्यों? आप वैसे एमपी से मिलिए कि भाई वो आपकी आवाज़ को सदन में उठाएँ। बिल्कुल आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोगों को विश्वास है उस व्यक्ति के ऊपर। लोगों को विश्वास है आज भी जयराम
बातों के ऊपर, क्योंकि वो एक व्यक्ति जो बिना पद में रह करके भी जनता की आवाज बना है और लड़ा है, इसीलिए आज भी लोग उसी उम्मीद में देख रहे हैं, मतलब जान रहे हैं। और हम लोग एक्सेसिबल है, हमारी पार्टी एक्सेसिबल है कि किसी का भी कुछ भी दर्द होता है तो हमारी पार्टी उनसे एक्सेस हो जाती है, क्योंकि हमारे पार्टी के लोगों के पास आने के लिए किसी का दरवाजा ठकठकाना नहीं पड़ता है कि नहीं फलना से बात कराना, नहीं तुषना से बात कराना, नहीं ढकना से बात कराना, तब फिर जाकर के आप कोई मिनिस्टर या एमएलए एमपी के पास पहुंच सकते थे। लेकिन हमारी पार्टी ने ओपन डोर रखा है, क्योंकि हम जनता के लोग हैं, जनता के साथ डायरेक्टली एक्सेस होते हैं। तो यही सब चीज़ों पे, समस्याओं पे हमारा वहाँ पे ग्रास रूट पे चर्चाएं हुई। जेएनयू में शायद छात्रों के बीच पहुंचे थे जरा। हाँ, हमने बिल्कुल, जब हम दिल्ली पहुंचे थे तो हमने ये प्रयास किया, मैंने कहा कि अब जब हम इतना दूर आए हैं तो हमारे क्या हमारे कुछ वहाँ पे कुछ कहा, क्या कुछ बातें हुई? हाँ, देखिए वहाँ पे भी यही बातें हुई। हमने उसके लिए भी हम जेएनयू में ही नहीं, और हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर पे भी हम गए थे, और 2-3 और इंस्टीट्यूशंस पे हम लोगों ने जहाँ पे गया था, और हमने इन सब चीज़ों के अपने जो झारखंड के जो वहाँ पे लोग हैं, उनके दर्द को अपने दर्द के साथ हमने शेयर किया कि आखिर क्या है। वो लोग भी वो कह रहे हैं कि भैया हम लोग दिल्ली में हैं, हमें अफ़सोस होता है कि हम आपका वोट तक देने के लिए नहीं जा पाए, ठीक है? लेकिन अफ़सोस इस चीज़ का होता है कि हम जिस नौकरी पे कर रहे हैं, यहाँ पे हमें या तो छुट्टी नहीं मिल रही है, या तो फिर हम यदि यहाँ से छोड़ के वहाँ जाते हैं तो शायद हमें नौकरी गँवानी पड़ रही है। तो उनको भी प्रवास होने का उनको भी दर्द है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों में स्टूडेंट से जब वार्ताएँ किया, तो वार्ताओं को हमने सोचा कि चलो ठीक है, मैंने जेएनयू के प्रेसिडेंट से बात किया, उन्होंने कहा ठीक है। हमने उनको अपना प्रोफाइल बताया कि हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं और इनकी स्टूडेंट लाइफ की राजनीति रही है, और चूँकि आज जेएनयू जो देश का एक बोला जाए तो एक बहुत अच्छा शैक्षणिक स्थान है, वहाँ से जो भी लोग पढ़ लिख के निकलते हैं तो देश हित के लिए, चाहे वो जो भी डिपार्टमेंटल हो, चाहे आईएएस ऑफिसर बन के आए, चाहे इकोनॉमिक्स बन के आए, चाहे फिर कोई भी पत्रकार बन के आए। आप देखे होंगे जो भी जेएनयू से निकले हुए अच्छे-अच्छे पढ़े लिखे स्कॉलर्स हैं, तो उन लोगों के भी हमने बात रखा, जैसे कि वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लोग भी थे, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लोग भी थे, हमारे बिहार के भी कुछ लोग थे, हमारे उड़ीसा के भी कुछ लोग थे, हमारे यूपी के भी कुछ लोग थे, और उनके बीच में हमारे झारखंड के भी कुछ लोग थे। जब उड़ीसा का अपना एसोसिएशन चलता है, यूपी का अलग से एसोसिएशन चलता है, तो झारखंड का भी एसोसिएशन चलना चाहिए था। तो मैं वहाँ पे जाकर के मैंने बैठक किया, उन लोगों से बातचीत किया, हम लोग भी भाई सब अलग-अलग स्टेट का है, क्योंकि मैं अक्सर भी जेएनयू जाया करता था, तो मुझे पता था। तो हमने कहा कि अब झारखंड का भी एक एसोसिएशन बनाया जाए, तो हम लोगों ने झारखंड एसोसिएशन बनाया, और उस झारखंड एसोसिएशन के माध्यम से हमने, क्योंकि देखिए वहाँ पे करीबन वो बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ, लगभग 11,000 एकड़ में वो पूरा इंस्टीट्यूशन फैला हुआ, तो वहाँ पे उन लोगों को कलेक्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाता था। तो हमने वो प्लान किया कि भाई आखिर झारखंड के भी लोग जब यहाँ पे हैं तो हमें उनसे भी मिलना चाहिए। तो हमने वहाँ पे अपनी बात रखी, उनकी दर्द को समझा। उन्होंने कहा कि देखिए आज हमारा इतना फंड आता है, आज जो आप देख रहे हैं हमारे स्कूलिंग का मतलब लाइब्रेरी देखिए, कॉन्फ्रेंस हॉल देखिए, मीटिंग हॉल्स देखिए, इन सब चीज़ों के जो भी फंड आता है, यहाँ के इस फंड को यहाँ पे कहीं न कहीं किसी तरह से गबन कर दिया जा रहा है, और जब हम उसकी आवाज़ बनते हैं तो हमें यहाँ पे देशद्रोह का नाम दिया जाता है कि आप सरकार के विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार के विरोध में बात बोल रहे हैं। सिंपल सी बात है, आज पढ़े लिखे बोल के तो आवाज़ उठा रहे हैं। आज झारखंड में भी हम लोग पढ़े लिखे बोल के आवाज़ उठा रहे हैं, तो हमारे ऊपर तुरंत 353 लगाया जाता है। हो सकता है कि आप यदि हम लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इस पे बात करना शुरू कर जाएँगे, बहुत ज़्यादा उग्र होके यदि बात करना शुरू तो हमें उग्रवादी साबित कर दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वही आवाज़ उठाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं उनको समझ नहीं है, वो लोग नहीं बात कर सकते हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं उनकी आवाज़ तो हम बन सकते हैं ना। तो यही हम लोग भी यही आवाज़ बन रहे हैं। तो जयराम दा और उनकी जो सिमिलरिटीज़ थी, कि जयराम दा ने भी कहा कि हम भी झारखंड में अपने छात्रों के लिए, अपने राज्यवासियों के लिए, अपने लोगों के लिए जब आवाज़ उठाया तो हमारे ऊपर इस तरह से अरेस्ट वारंट आ जाते हैं, हम जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आते हैं, तो इन सब चीज़ों पे हमारा डिस्कशन हुआ। उसके बाद जयराम दा ने वहाँ पे जब उनको जब मौका मिला 10 से 15 मिनट बोलने के लिए, तो उन्होंने बिल्कुल अपनी बात को रखी कि आज ये देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशंस है, और ऐसे इंस्टीट्यूशन से हम आग्रह करेंगे कि जब कभी भी मेन पॉलिटिक्स स्ट्रीम पे यदि बातें हो तो हमारा झारखंड की बात को भी रखा जाए। वहाँ पे हमने रखा था, हमारा विषय का चर्चा था कि रीजनल इश्यूज़ को मेन पॉलिटिक्स स्ट्रीम में क्यों नहीं जोड़ा जाता है। सपोज़ मान लीजिए आज यदि कोयला का मुद्दा है हमारा झारखंड में, तो क्या वो हमारा रीजनल मुद्दा है, या फिर वो सही में एक मेन पॉलिटिक्स स्ट्रीम पे मुद्दा है? तो बिल्कुल एक मेन पॉलिटिक्स स्ट्रीम का मुद्दा है। हमारा झारखंड का ही सिर्फ मुद्दा नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल का मुद्दा है। जब ये सेंट्रल की मुद्दा है तो इस मुद्दा को सेंट्रल में रखा जाना चाहिए था। अगर यदि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम माथुर जी सांसद बन के यदि सदन में जाते तो बिल्कुल अपना आवाज़ रखते, तो नहीं पहुँच पाए कोई बात नहीं। लेकिन हम यदि दिल्ली में यदि छोटा सा भी मतलब किसी का टायर भी फट जाता तो शायद उसकी आवाज़ एक बम ब्लास्ट की तरह होती है, क्योंकि वहाँ पे सब तरह का मतलब मीडियाबाजीज़ हैं, सब तरह के पॉलिटिशियंस हैं, और वो नेशनल देश की राजधानी हुआ करती है। तो वहाँ पे यदि छोटा सा मतलब छोटी चीज़ों को भी यदि बोला जाए तो शायद वो बड़ी प्लेटफॉर्म पहुँच सकती है। तो जयराम महतो ने बस वही प्रयास किया कि जेएनयू में अपने झारखंड के दर्द को, अपने लोगों के दर्द को, अपने लोगों का पीड़ा को, अपना झारखंड में झेल रहे दंश को अपने छात्रों के बीच में और जेएनयू के छात्रों के बीच में रखा कि आप शायद झारखंड को नहीं जानते हो, क्योंकि वहाँ अलग-अलग राज्य के भी लोग थे। तो उन्होंने यही कहा कि हमारा झारखंड की ये पीड़ा है, हमारे झारखंड का ये दर्द है कि हमारे यहाँ पे 40% हमारा खनिज संपदा है जो हमारे धरती के नीचे से निकलते हैं, और 50% हमारा धरती के ऊपर भी मिलता है, लेकिन उस खनिज संपदा को कहीं सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया जाता है, और जिस कारण से हमारे लोग प्रवासी हैं। जबकि हम देखा जाए तो देश में जितने भी राज्य हैं
उन राज्यों में हम सबसे मतलब राजा हैं, उन राज्यों का राजा हैं हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा खनिज संपदा झारखंड में ही है। उसके बावजूद भी हमें रंग बनाया गया है, हमको मजदूर बनाया गया है, हमें हमारे राज्य को मजदूर राज्य बोला जा रहा है, जबकि हमारा राज्य राजाओं का राज्य है, क्योंकि हमारे राज्य में खनिज संपदा इतनी है कि अगर यदि सही तरीके से वहाँ हमारे लोगों को मिल जाएगा तो हमारे लोग यहाँ पे खुशहाली जीवन जी सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा। उसके बाद फिर हम लोग जेएनयू में अपने क्या कुछ फायदा आप लोगों को मिलने वाला है वहाँ जो दिल्ली गए उसको लेकर, कुछ फायदा कि नहीं हमें इन चीजों को सीखने को मिला जिन चीजों के साथ हम लोग विधानसभा में आके जोरदार तरीके से अपना तैयारी करेंगे? हाँ, बिल्कुल, देखिए जब हम इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी के साथ मिले, उनके साथ हमारी वार्ताएँ हुई, बाद में भी हम लोग बैठ के चर्चाएँ किए और कुछ चीज़ों को हम लोगों ने देखा कि पहले हमें लगता था कि शायद हमारे केंद्र अध्यक्ष को भी लगता था, क्योंकि मैं तो इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी से ऑलरेडी एक बोर्ड मेंबर हूँ, तो मुझे पता है कि एक प्रिंसिपल पॉलिटिक्स क्या होती है और हम प्रिंसिपल पॉलिटिक्स में कैसे काम कर सकते हैं। तो इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी जिस तरह से हमें शिक्षा देती है, शैक्षणिक ट्रेनिंग देती है, ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है और ये पॉलिटिक्स में एक गहन स्टडी कराती है, रिसर्च कराती है अलग-अलग राज्यों में जाकर के। तो उन्होंने एक चीज़ हमको बहुत अच्छी तरह से कहा कि आने वाले जो 2047 होगा, जैसे 1947 के बाद 2047 होगा, मतलब जब देश के 100 साल पूर्व जाएँगे, तो उस समय बिल्कुल यदि अभी से हम लोग प्रयास करेंगे तो देश की सदन में जो पंचायत का महापंचायत होता है, चाहे वो सांसद भवन हो, चाहे हमारा विधानसभा भवन हो, तो वहाँ पे कम से कम पढ़े-लिखे लोग आएँगे, अगर अभी से हम लोग प्रयास करेंगे तो। आज जैसे टाइगर जयराम मातो, अगर यदि ये भी आप एक स्कॉलर्स थे, अपना पढ़ाई-लिखा करके कहीं अपना नौकरी सिर्फ स्वतः का यदि बिज़नेस और अपनी नौकरी सोचते, तो शायद आज झारखंड में भी ये मूवमेंट नहीं होता। उसी तरह से जितने हम लोग पढ़े-लिखे लोग अपना सब कुछ छोड़ करके आज एक प्रिंसिपल पॉलिटिक्स की ओर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोग अभी से यदि हम लोग प्रयास करेंगे तो नो डाउट तब तक पहुँच जाएँगे। तो इन सब चीज़ों पे हमें उन्होंने भी अपना एक आश्वासन दिया कि हम आपको टेक्निकल तरीके से सपोर्ट करेंगे और अभी उनकी एक इंस्टीट्यूशन चलती है, वो इंस्टीट्यूशंस महिलाओं से लेकर के महिलाओं का सीरी प्रेजेंस चलता है और द गुड पॉलिटिशियंस एक प्रोग्राम चलता है 1 साल का। उस प्रोग्राम में वो लोग ऐसे ही जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं नेताओं को, वो लोग टेक्निकली से जोड़ते हैं और उनके साथ एक पॉलिश लगाते हैं। सपोज़ मान लीजिए जो गाँव की राजनीति कर रहे हैं, ठीक है? ग्रास रूट में काम कर रहे हैं, लेकिन यदि उनको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए, एक अच्छा जगह मिल जाए जहाँ पे वो देश की राजनीति को समझे और एक ग्रास रूट की राजनीति को अच्छी तरह से मतलब पॉलिश कर पाएँ, तो वो भी एक अच्छा उभर के आ सकते हैं। जैसे कि मैं ही पहले करता था, लेकिन जब से मुझे इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का मौका मिला है, मैंने वहाँ पे 2 ट्रेनिंग करने के बाद मैं आज वहाँ का एक बोर्ड मेंबर भी हूँ, तो मुझ में भी कुछ एक निखार के आया है। अभी आप टाइगर जयराम मातो भी आए, तो उनके भी आप स्टेटमेंट में देख रहे हैं, कुछ कॉन्फिडेंस लग रहे होंगे आपको। तो इन सब चीज़ों पे उन्होंने हमें मदद करने की बिल्कुल बातें करी है। हम वहाँ पे दिल्ली पे और भी जैसे इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी के अलावा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर पे भी हम लोग गए थे। वहाँ पे हमारे झारखंड के रोहित महतो जी हैं, जो वहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर संस्थान के अभी वो भी यूथ के प्रेसिडेंट है, तो मैंने उनसे भी हम लोगों ने मिला और उनसे भी बातें की। तो हमने कहा कि देखिए, सीधी बात है, आज जब जुआओं को हम जोड़ रहे हैं, तो हम झारखंड में भी जोड़ रहे हैं और झारखंड के बाहर भी जो हमारे इंटेलेक्चुअल जुआ है, हम उनको भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम एक नेशनल लेवल के जुआओं को क्रिएट नहीं कर पाएँगे, खड़ा नहीं कर पाएँगे, तो शायद हम झारखंड में वो बदलाव नहीं कर पाएँगे, जिस बदलाव का हम सब परिकल्पना लेकर के झारखंड में निकले हैं। तो वहाँ के हमारे जो भी छात्र हैं, उन्होंने भी हमें एक समर्थन दिया। वो लोग कहे बिल्कुल बोले उन्होंने कि हमारे पास समय तो नहीं है, लेकिन हम लोग बिल्कुल आप लोग को देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया कि बिल्कुल इस बार विधानसभा के चुनाव है, अगर यदि इस बार हम नहीं करते तो शायद आने वाले 5 साल के लिए हमारा पूरा झारखंड फिर झुलस जाएगा। इसीलिए हमने उन लोगों से रिक्वेस्ट करा, आग्रह किया है कि आप लोग भी अपना समय निकालिए और अपने राज्य के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने राज्यों में, अपने परिवार के, अपने चाचा, मौसा, फुफेरा जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनके भविष्य के लिए आप लोग बिल्कुल झारखंड में आएँ और अपना मतदान भी करें और अपने मतदान के साथ आप अपनी शैक्षणिक आपके पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान के साथ लोगों को बिल्कुल जागरूक करने का प्रयास करें और जिस तरह हम लोग भी जागरूक कर रहे हैं, आप लोग भी अपना जागरूक कर सकते हैं। हमने उनको एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। हो सकता है कि आप दिल्ली में रहते होंगे, लेकिन आपके मोबाइल पे 100 से 150 नंबर बिल्कुल आपके मोबाइल से जो आपके गाँव घर के और आपके इलाके के होंगे। तो आप अपना जीवन की लाइफ में एक शेड्यूल बना दीजिए कि आप कम से कम पर डे 10 मिनट एक व्यक्ति से ज़रूर बात कीजिए और इसके बारे में बताइए, इस आंदोलन के बारे में बताइए, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के बारे में बताइए कि हम लोग क्यों ये आंदोलन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। अगर सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक व्यक्ति अपना जीवन का सिर्फ 10 मिनट सिर्फ अपना लाइफ का शेड्यूल में डाल दे और वो यदि पर डे सिर्फ 10 मिनट देता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि 30 दिन में वो 300 मिनट में वो 30 लोग खड़ा कर सकता है, मतलब 30 परिवार को समझा सकता है। तो ये वो प्रयास कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा बात है, हम यहाँ भी रह के देखिए, आंदोलन का स्टार्ट तो कहीं से भी हो, सबसे पहले क्रांति दिमाग से शुरू होनी चाहिए। तो हम लोगों ने उनके अंदर भी वो क्रांति पैदा किया, बातें रखी। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ हम लोग मिले, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल्स लोगों के साथ भी हम लोग मिले जिनसे वार्ताएँ हुई और जिनसे हमने हेल्प माँगा। जैसे आप यूपी में एक हमारा एक यूथ संगठन है, यूथ डेमोक्रेटिक फ्रंट्स, उन्होंने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस इस बार किया है, तो उनसे भी हम लोग को मिले, बातें हुई हमारी। तो उन लोगों ने भी अपना ये रखा कि हाँ, आज ज़रूरत है देश को कि यूथ पॉलिटिक्स में खड़ा होने के लिए, ज़रूरत है सारे यूथ को एक साथ खड़ा होकर के एक प्रिंसिपल पॉलिटिक्स की बात करने के लिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें चर्चाएँ हुई, बहुत सारी चीज़ें अनऑफिशियली। देखिए टाइगर जयराम महतो के साथ बड़का गांव के विधायक महोदया भी पहुंची हुई थी, फोटो एक शायद वायरल हो रहा है, क्या कुछ उस फोटो के पीछे रहस्य? नहीं, फोटो का रहस्य सिंपल से ये है कि विधायिका महोदय जी भी इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची हुई थी और वो भी उस
जगह पे हिस्सा बनी थी, कि कहीं न कहीं उनको भी उन्होंने क्या बातों को रखा? जैसे जयराम महतो झारखंडी मुद्दों को रखे, उन्होंने क्या कुछ? हाँ, उनको भी महिला, आप चूँकि आप एक महिला कैंडिडेट हैं, ऊपर से अनमैरिड कैंडिडेट हैं, तो आप किस हिसाब से देखते हैं इस पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी कैसी होती होगी? और आज यदि महिलाओं की भागीदारी नहीं है, तो क्या रीज़न है? उनको ये क्वेश्चन दिया गया था, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म में अपना बात रखा। उन्होंने कहा कि एक्चुअली में जो फैक्ट होती है कि अगर यदि महिलाएँ आती है, जैसे उन्होंने अपना ही बात रखा कि मुझे खुद पॉलिटिक्स में आने का इंटरेस्ट नहीं था। मैं खुद एक आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रही थी, इवन यहाँ तक कि मेरे फैमिलीज़ को भी आने का इंटरेस्ट नहीं था। मैं आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सिचुएशंस ऐसी बन गई कि मुझे आना पड़ा। हमारे परिवार के ऊपर इस तरह से मतलब स्टोरी बन गई कि मतलब उनको जेल जाना पड़ा, परिवार के लोगों को। शायद उसके भैया को खड़ा किया जा सकता था, लेकिन कहीं न कहीं उनके भैया के ऊपर भी किसी तरह से एफआईआर उफआईआर थे, लेकिन इनका मतलब बैकग्राउंड क्लियर था, शायद इसीलिए उनको राजनीति में आना पड़ा। तो वो परिवार की स्थिति के साथ वो खड़ी हुई, जो उनके पिताजी को नेता बोलते थे, आज वही लोग इनको नेता बोलने लगे। उन्होंने एक्सेप्ट भी करा कि चूँकि मैं एक बच्ची थी, मैं स्कूलिंग लेवल में थी, और उसके बाद अचानक से सडनली मुझे स्कूल से पॉलिटिक्स में ला दिया गया। नो डाउट मैं आने के बाद मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मैं ज़मीन पे जुड़ी हुई, और वो उसने ये भी कहा कि वो भी कोशिश करेंगी कि महिला आने के लिए, लेकिन उन्होंने एक दर्द बताया, क्योंकि आज भी वो मानसिकता लोगों में है। वो कोडिंग किया गया है कि महिलाओं को इसलिए बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि उनके जो घर में जो लोग हैं, सबसे पहले उनसे उनको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात, अगर यदि वो मैरिड है, तो उनको उसके हस्बैंड से परमिशन लेना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स से परमिशन लेना पड़ेगा, और यदि उनके पास चाइल्ड है, तो उनके बच्चों से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आज भी देश में महिलाओं को उसी हिसाब से देखा जाता है। जो कि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे हम लोग यदि एक प्रयास करें, तो बेहतर कर सकते हैं। बाद में भी मेरा मैं अम्बा प्रसाद जी से मेरा बातें हुई थी। मैंने कहा कि मैडम, चूँकि आप एक खुद ही एक इस तरह का महिला कैंडिडेट हैं, और आप अनमैरिड कैंडिडेट हैं, तो आप प्रयास कीजिए, एक बार स्टार्ट तो कीजिए। अभी तो जर्नी बहुत लंबी है। अगर यदि आप स्टार्ट करेंगे, तो शायद आपके पास एक अच्छी टीम हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दयामनी बाला जी हैं, हमारे झारखंड से ही। वो भी एक सामाजिक सेवा में एक महिला होकर के इतना बड़ा समाज खड़ा कर सकती है। मुन्नी हंसदा जी है, वो भी एक सामाजिक सेवा होकर के इतनी बड़ी मतलब महिलाओं का टीम खड़ा कर सकती है। तो चूँकि आप तो एक एमएलए कैंडिडेट हैं, आप तो एक संवैधानिक और प्रशासनिक संवैधानिक पद पे बैठे हुए, लेजिस्लेटिव पद पे बैठे हुए एक मेंबर है, तो आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। आज ज़रूरत है, आज महिला हो चाहे पुरुष हो, सब वर्ग को मिल करके महिलाओं को भी एक जगह मिलना चाहिए, महिलाओं को एक जगह दिया जाना चाहिए। तो उन सब चीज़ों पे उनसे बातें की गई थी, और उन्होंने अपना रिस्पॉन्स अच्छा रखा था कि वो भी प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले तो मैं इस पर सोची नहीं थी, लेकिन बिल्कुल इसे होना चाहिए। और चूँकि मैं अभी पॉलिटिक्स में नई हूँ, और मेरे पॉलिटिक्स में उस तरह से मुझे भी डर लगता है कि यदि अगर मैं नहीं चाहती हूँ, उन्होंने एक बहुत अच्छा बात कहा था कि कहीं पे डांसेस हो रहे हैं, कहीं पे ये सब चीज़ें हो, तो मुझे वहाँ पे उद्घाटन के लिए बुलाया जाता है, जो कि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा जनता की माँग होती है, इसलिए जाना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने एक डिस्कशन पे कहा कि ठीक है, ऐसी बातें हैं, जनता की माँग होती है, तो आप जनता की कोडिंग को चेंज कीजिए कि भाई साहब देखिए, ये हमारे समाज के लिए, हमको अपना काम करने दीजिए। ये आपका सामाजिक कल्चरल प्रोग्राम है, आप लोग सामाजिक कल्चरल प्रोग्राम आप लोग खुद ही कीजिए। लेकिन यहाँ पे डर क्या है कि अगर आप नहीं आएँगे, तो दूसरा नेता आ जाएगा, इसलिए मुझे भी जाना पड़ता है। तो वो डर का बिज़नेस जो उनके भी दिमाग में चढ़ा हुआ है कि आप नहीं तो कोई और सही। तो जनता को भी सोचना होगा कि आज प्रिंसिपल पॉलिटिक्स करने वाले, सैद्धांतिक पॉलिटिक्स करने वाले, बिना पैसों की राजनीति करने वाले, आपके हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले, ऐसे लोगों को बिल्कुल आपको समर्थन देना चाहिए। इन सब चीज़ों पे भी हमारी चर्चाएँ हुई, और अम्बा प्रसाद जी ने भी उससे बातें रखी थी। और जो ये फ़ोटो वायरल हो रहा है, ये कोई फ़ोटो का कोई बहुत बड़ा मायने नहीं है। जब इतना कुछ हो गया था, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हम लोगों ने कहा कि हम झारखंड के जितने भी लोग आए हैं, तो सब मिलकर एक फ़ोटो किए थे, और वो भी उनके विथ परमिशन। हम लोगों ने अम्बा प्रसाद जी से परमिशन लेकर के पूरे झारखंड के सभी लोगों ने वहाँ पे फ़ोटो खिंचाया था, और वही फ़ोटो को लोग अपने मानसिकता से, अपनी जो उनकी जैसी मानसिकता है, वैसे वायरल कर रहे हैं। बाकी उससे ज़्यादा कुछ हुई नहीं थी। तो देख सकते हैं, अभी हमारे साथ राजू दत्त हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से बातें किया था, और हमने वादा भी किया था कि जैसे ही राजू दा और जेबी केसेस के केंद्रीय जज दिल्ली से फिर रिटर्न झारखंड आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग दिखाएंगे कि क्या कुछ वहाँ पे हुआ। तमाम चीज़ों को लेकर हमने बात किया और जानने की कोशिश किया। और जो एक सवाल था कि अम्बा प्रसाद के साथ फोटो भी वायरल हो रहा था, उसको लेकर भी हमने इनसे बात किया। तो चलिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा आप लोगों को। टाइगर जयराम महतो को दिल्ली जाना सही रहा या नहीं रहा।